उत्तर प्रदेश की राजनीति में उठने वाले सवाल अक्सर सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं होते, बल्कि वे समाज की दिशा, लोकतंत्र की गहराई और भविष्य की संभावनाओं को भी प्रतिबिंबित करते हैं। जब एक पत्रकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यह पूछा कि क्या चंद्रशेखर आजाद रावण यूपी के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो यह सवाल अपने भीतर कई परतें समेटे हुए था। यह सिर्फ एक नाम या एक पद से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं था, बल्कि यह उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को छूता था जिसमें संघर्ष से उभरने वाले चेहरों और स्थापित नेतृत्व के बीच संभावनाओं का आकलन होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सवाल का जो जवाब दिया, उसने राजनीतिक हलकों से लेकर आम जनता तक एक नई चर्चा को जन्म दे दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप चंद्रशेखर आजाद को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय भीम जय संविधान जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब यह सवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा गया, तब माहौल सामान्य राजनीतिक संवाद का ही हिस्सा था, लेकिन प्रश्न की प्रकृति असामान्य थी। यह प्रश्न सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के वर्तमान सत्ता ढांचे और भविष्य की संभावनाओं के बीच एक संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। योगी आदित्यनाथ, जो अपने स्पष्ट और प्रशासनिक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इस सवाल को किसी व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा या राजनीतिक टकराव के रूप में नहीं लिया, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के व्यापक संदर्भ में देखने की कोशिश की। उनका जवाब इस बात की ओर संकेत करता हुआ प्रतीत हुआ कि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति यदि वह जनता का विश्वास अर्जित करता है और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ता है, तो वह किसी भी पद तक पहुंच सकता है। मुख्यमंत्री का पद भी अंततः जनता के जनादेश से ही निर्धारित होता है, और यही लोकतांत्रिक प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता है। इस उत्तर ने राजनीतिक संवाद को एक अलग दिशा दे दी। यह उत्तर न तो किसी व्यक्ति विशेष का समर्थन था और न ही किसी संभावना का खंडन, बल्कि यह उस प्रक्रिया की स्वीकृति थी जिसमें जनता अंतिम निर्णायक की भूमिका निभाती है। यही कारण था कि इस बयान के बाद अलग अलग स्तरों पर इसकी व्याख्या होने लगी। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनर्पुष्टि के रूप में देखा, वहीं कुछ लोगों ने इसे उत्तर प्रदेश की बदलती सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में भी समझने की कोशिश की। मीडिया और सोशल मीडिया पर इस जवाब के कई अर्थ निकाले जाने लगे और धीरे धीरे यह एक सामान्य संवाद से निकलकर व्यापक चर्चा का विषय बन गया। दरअसल उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और विविधतापूर्ण राज्य में नेतृत्व की संभावनाओं पर चर्चा अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय बन जाती है। यहाँ की राजनीति में सामाजिक संरचना, जनाकांक्षाएं, विकास के मुद्दे और वैचारिक दृष्टिकोण सभी मिलकर राजनीतिक विमर्श को आकार देते हैं। ऐसे में जब किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सामने आता है जिसने सामाजिक स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाई हो और युवाओं के बीच अपनी पहचान बनाई हो, तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि क्या वह भविष्य में बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी निभा सकता है। इसी संदर्भ में पत्रकार का प्रश्न भी एक व्यापक संभावना की ओर संकेत करता हुआ नजर आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जवाब इस पूरे संवाद का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष बन गया, क्योंकि उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति विश्वास झलकता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि किसी भी संवैधानिक पद तक पहुंचने का मार्ग जनता के समर्थन और चुनावी प्रक्रिया से होकर गुजरता है। यह उत्तर अपने आप में एक संस्थागत दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, जिसमें व्यक्तिगत मतभेदों या वैचारिक असहमतियों से ऊपर उठकर लोकतांत्रिक ढांचे की प्रधानता को स्वीकार किया जाता है। इस जवाब के बाद चर्चा का केंद्र केवल यह नहीं रहा कि भविष्य में कौन क्या बन सकता है, बल्कि यह भी हो गया कि लोकतंत्र में संभावनाओं की सीमाएं क्या हैं और उन्हें कौन तय करता है। इसी संवाद ने आम जनता के बीच भी एक जिज्ञासा पैदा की। लोगों ने इस प्रश्न और उत्तर को अपने अपने दृष्टिकोण से समझने की कोशिश की। कुछ ने इसे एक सामान्य राजनीतिक प्रतिक्रिया माना, तो कुछ ने इसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में उभरते नए विमर्शों के संकेत के रूप में देखा। लेकिन इतना तय था कि इस एक सवाल ने सत्ता, संघर्ष और लोकतांत्रिक संभावनाओं को एक साथ चर्चा के केंद्र में ला दिया था। यह केवल उस संवाद की पृष्ठभूमि और उसके तत्काल प्रभाव को समझने का प्रयास है जिसने आगे की राजनीतिक और सामाजिक चर्चाओं को जन्म दिया। आने वाले हिस्सों में इस विषय के अन्य आयामों को विस्तार से समझा जाएगा, जिनमें व्यक्तित्व, विचारधारा और जन समर्थन की भूमिका को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाएगा। जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी ऐसे नाम की चर्चा होती है जो पारंपरिक सत्ता संरचनाओं से बाहर निकलकर सामाजिक स्तर पर अपनी पहचान बनाकर आगे आया हो,
तो उस चर्चा का स्वर अपने आप बदल जाता है। चंद्रशेखर आजाद रावण का नाम भी इसी तरह के एक सामाजिक राजनीतिक प्रवाह का हिस्सा बनकर सामने आया है, जिसकी जड़ें केवल चुनावी राजनीति में नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर चलने वाले उन प्रयासों में देखी जाती हैं जहां शिक्षा, जागरूकता और अधिकारों की बात की जाती रही है। एक साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर कानून की पढ़ाई करने वाला एक युवा जब समाज में मौजूद असमानताओं को लेकर मुखर होता है तो वह धीरे धीरे एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उभरने लगता है जिसे सिर्फ एक कार्यकर्ता या वक्ता के रूप में नहीं बल्कि एक प्रतिनिधि आवाज के रूप में देखा जाने लगता है। भीम आर्मी की स्थापना इसी सामाजिक सोच के साथ जुड़ी हुई मानी जाती है, जहां शिक्षा को परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम समझा गया। कई स्थानों पर बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा केंद्र खोलने की पहल हो या फिर सामाजिक अन्याय के मामलों में कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास, इन गतिविधियों ने चंद्रशेखर आजाद को युवाओं के बीच एक अलग पहचान दी। उनके सार्वजनिक भाषणों में संविधान, समानता और न्याय जैसे विषयों का बार बार उल्लेख उन्हें एक वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध नेता के रूप में प्रस्तुत करता है। यह वैचारिक प्रतिबद्धता केवल मंचों तक सीमित नहीं रही बल्कि कई बार प्रशासनिक और कानूनी चुनौतियों का सामना करते हुए भी दिखाई दी, जिसने उनके समर्थकों के बीच उनकी छवि को और मजबूत किया। समय के साथ यह सामाजिक सक्रियता राजनीतिक अभिव्यक्ति की दिशा में भी आगे बढ़ी। यह परिवर्तन अचानक नहीं था बल्कि उन परिस्थितियों का परिणाम था जहां आंदोलन और प्रतिनिधित्व के बीच की दूरी को कम करने की आवश्यकता महसूस की गई। जब कोई सामाजिक संगठन अपने मुद्दों को व्यापक नीति निर्माण तक पहुंचाने की बात करता है तो राजनीतिक भागीदारी एक स्वाभाविक कदम बन जाती है। इसी क्रम में सक्रियता से नेतृत्व की ओर बढ़ने की प्रक्रिया ने एक नए विमर्श को जन्म दिया, जिसमें यह सवाल शामिल था कि क्या सामाजिक आंदोलनों से निकलने वाले चेहरे औपचारिक राजनीतिक संरचनाओं में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। युवा वर्ग के बीच उनकी लोकप्रियता का एक कारण यह भी रहा कि उन्होंने अपने संवाद में स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता दी। शिक्षा की उपलब्धता, सामाजिक सम्मान, संवैधानिक अधिकार और अवसरों की समानता जैसे विषय लगातार उनके भाषणों और अभियानों का हिस्सा बने रहे। इससे एक ऐसी छवि बनी जिसमें संघर्ष और प्रतिनिधित्व दोनों का संतुलन दिखाई देता है। उनके समर्थक उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखते हैं जो स्थापित मान्यताओं को चुनौती देने का साहस रखते हैं, जबकि आलोचक उनकी राजनीतिक रणनीतियों पर अलग दृष्टिकोण रखते हैं। लेकिन यह निर्विवाद है कि उन्होंने सार्वजनिक विमर्श में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। उनके नाम के साथ जुड़ा रावण शब्द भी समय समय पर चर्चा का विषय रहा है। इसे अलग अलग दृष्टिकोण से देखा गया है। कुछ लोगों के लिए यह सामाजिक प्रतीकवाद का एक माध्यम है, जबकि कुछ इसे वैचारिक अभिव्यक्ति का रूप मानते हैं। इस नाम ने उनके व्यक्तित्व के साथ एक विशिष्ट पहचान जोड़ दी है, जो पारंपरिक राजनीतिक नामकरण से अलग है और अपने भीतर एक संदेश लिए हुए प्रतीत होती है। यही विशिष्टता उन्हें सामान्य राजनीतिक ढांचों से अलग खड़ा करती है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां सामाजिक और राजनीतिक गतिशीलता लगातार बदलती रहती है, ऐसे व्यक्तित्वों का उभरना कई बार व्यापक बदलावों का संकेत माना जाता है। युवाओं के बीच नेतृत्व की नई परिभाषाएं बन रही हैं, जिनमें केवल राजनीतिक अनुभव ही नहीं बल्कि सामाजिक सक्रियता और वैचारिक स्पष्टता भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऐसे में किसी भी उभरते हुए चेहरे को लेकर संभावनाओं की चर्चा होना स्वाभाविक हो जाता है। यह चर्चा केवल व्यक्ति की महत्वाकांक्षा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उस समर्थन आधार को भी ध्यान में रखती है जो समय के साथ विकसित होता है। इस पूरे परिदृश्य में यह भी ध्यान देने योग्य है कि लोकतांत्रिक राजनीति में नेतृत्व केवल व्यक्तिगत प्रयासों से नहीं बल्कि सामूहिक विश्वास से निर्मित होता है। सामाजिक आंदोलनों से निकले नेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वे अपने वैचारिक आधार को व्यापक जन समर्थन में कैसे परिवर्तित करें। इसके लिए संगठनात्मक क्षमता, संवाद कौशल और नीति निर्माण की समझ जैसी अनेक क्षमताओं की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया समय लेती है और कई स्तरों पर परीक्षण से गुजरती है। सार्वजनिक जीवन में सक्रियता के दौरान विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कभी समर्थन मिलता है तो कभी विरोध, कभी प्रशंसा होती है तो कभी आलोचना। लेकिन इन्हीं अनुभवों के माध्यम से नेतृत्व की परिपक्वता विकसित होती है। चंद्रशेखर आजाद का सार्वजनिक जीवन भी इन विविध अनुभवों से होकर गुजरा है, जिसने उन्हें एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया है जो केवल भाषणों तक सीमित नहीं
बल्कि वास्तविक परिस्थितियों में भी सक्रिय दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलते समीकरणों के बीच सामाजिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न लगातार महत्वपूर्ण बना हुआ है। विभिन्न समुदायों के बीच राजनीतिक भागीदारी की आकांक्षा बढ़ रही है और यह आकांक्षा कई बार नए नेतृत्व को जन्म देती है। ऐसे नेतृत्व की पहचान उसके संगठनात्मक ढांचे, वैचारिक दृष्टिकोण और जनसंपर्क क्षमता से होती है। समय के साथ यह देखा जाता है कि कौन सा नेतृत्व केवल आंदोलन तक सीमित रहता है और कौन व्यापक राजनीतिक भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ता है। राजनीतिक यात्रा की यह प्रक्रिया अनेक चरणों से होकर गुजरती है, जहां सामाजिक पहचान, वैचारिक प्रतिबद्धता और जन समर्थन तीनों का संतुलन आवश्यक होता है। जब कोई नेता इन तीनों आयामों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है, तो उसकी भूमिका केवल एक कार्यकर्ता की नहीं, बल्कि संभावित नीति निर्माता की भी हो सकती है। इसी संभावना ने सार्वजनिक विमर्श में कई नए प्रश्नों को जन्म दिया है, जिन पर समाज और राजनीति दोनों स्तरों पर चर्चा जारी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का स्वरूप हमेशा से बहुआयामी रहा है, जहां नेतृत्व की पहचान केवल चुनावी जीत या हार से नहीं, बल्कि प्रशासनिक क्षमता, वैचारिक दृष्टिकोण और जनता के साथ संवाद स्थापित करने की योग्यता से भी निर्धारित होती है। इसी संदर्भ में जब किसी संभावित नेतृत्व पर चर्चा होती है, तो वह चर्चा केवल व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उस व्यापक लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर भी संकेत करती है, जिसमें जनता की आकांक्षाएं और विश्वास निर्णायक भूमिका निभाते हैं। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी केवल एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं होती, बल्कि यह प्रशासनिक संतुलन, सामाजिक समन्वय और विकासात्मक दृष्टि का एक संयुक्त दायित्व होता है। योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक दृढ़ता और नीतिगत निर्णयों के संदर्भ में अक्सर चर्चा का विषय रहा है। उनके कार्यकाल में कानून व्यवस्था, आधारभूत संरचना, निवेश और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े मुद्दों पर विभिन्न स्तरों पर कार्य किए गए, जिन्हें उनके समर्थक निर्णायक शासन शैली के रूप में प्रस्तुत करते हैं। शासन चलाने का अनुभव किसी भी नेतृत्व के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत केवल नीतियां बनाना ही नहीं, बल्कि उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करना भी शामिल होता है। राज्य की विविध सामाजिक संरचना के बीच संतुलन बनाकर प्रशासन चलाना एक जटिल प्रक्रिया होती है, जिसके लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण और व्यावहारिक समझ दोनों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर, सामाजिक स्तर पर सक्रिय नेतृत्व के सामने अलग प्रकार की चुनौतियां होती हैं। जब कोई व्यक्ति आंदोलन और जनजागरूकता के माध्यम से अपनी पहचान बनाता है, तो उसके सामने यह प्रश्न भी खड़ा होता है कि वह अपने सामाजिक आधार को किस प्रकार व्यापक जन समर्थन में परिवर्तित कर सकता है। लोकतंत्र में किसी भी बड़े पद तक पहुंचने के लिए संगठनात्मक मजबूती, नीति निर्माण की समझ और विभिन्न वर्गों के बीच संवाद स्थापित करने की क्षमता अनिवार्य मानी जाती है। यह केवल लोकप्रियता का प्रश्न नहीं होता, बल्कि प्रशासनिक जिम्मेदारियों को निभाने की तैयारी का भी विषय होता है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में नेतृत्व की संभावनाएं अनेक कारकों पर निर्भर करती हैं। यहाँ की जनसंख्या, सामाजिक विविधता, आर्थिक चुनौतियां और विकास की आवश्यकताएं सभी मिलकर राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ऐसे में कोई भी संभावित नेतृत्व तभी प्रभावी माना जाता है जब वह इन सभी आयामों को समझते हुए संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सके। यही कारण है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेतृत्व का चयन केवल विचारधारा के आधार पर नहीं, बल्कि उस विश्वास के आधार पर होता है जो जनता किसी व्यक्ति के प्रति व्यक्त करती है। लोकतंत्र की यही विशेषता है कि इसमें विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले लोग अपनी अपनी क्षमता और दृष्टिकोण के साथ सार्वजनिक जीवन में योगदान दे सकते हैं। कुछ नेता प्रशासनिक अनुभव के माध्यम से अपनी पहचान बनाते हैं, तो कुछ सामाजिक सक्रियता के माध्यम से जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। समय के साथ यह देखा जाता है कि कौन सा नेतृत्व अपनी भूमिका को व्यापक जिम्मेदारियों के अनुरूप ढाल पाता है और कौन अपने वैचारिक आधार को नीति निर्माण की दिशा में आगे बढ़ा पाता है। इस प्रक्रिया में जनता की अपेक्षाएं सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। नागरिक ये देखते हैं कि कोई भी संभावित नेतृत्व राज्य के विकास, सामाजिक समरसता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति कितना प्रतिबद्ध है। प्रशासनिक निर्णयों का प्रभाव केवल सरकारी तंत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका असर आम नागरिकों के जीवन पर भी पड़ता है। इसलिए किसी भी नेतृत्व के लिए यह आवश्यक होता है
कि वह न केवल अपने समर्थकों के बीच बल्कि व्यापक समाज के बीच भी विश्वास कायम कर सके। राजनीतिक विमर्श में उठने वाले प्रश्न कई बार भविष्य की दिशा का संकेत देते हैं। ये प्रश्न इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि समाज किन मुद्दों को प्राथमिकता दे रहा है और किस प्रकार के नेतृत्व की अपेक्षा कर रहा है। नेतृत्व की संभावनाओं पर चर्चा इसी व्यापक सामाजिक मनोविज्ञान का हिस्सा होती है, जहां जनता ये आकलन करती है कि कौन व्यक्ति उनके हितों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हो सकता है। अंततः लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी पद तक पहुंचने की प्रक्रिया जनता के निर्णय पर आधारित होती है। चुनावी प्रणाली, संवैधानिक प्रावधान और संस्थागत ढांचा ये सभी मिलकर उस व्यवस्था को संचालित करते हैं जिसमें नेतृत्व का चयन होता है। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह संभावनाओं के द्वार खुले रखती है, जहां सामाजिक सक्रियता, प्रशासनिक अनुभव और वैचारिक प्रतिबद्धता सभी को अपने अपने स्तर पर परखा जाता है। इसी संदर्भ में नेतृत्व की चर्चा केवल वर्तमान तक सीमित नहीं रहती, बल्कि भविष्य की दिशा को भी प्रभावित करती है। यह चर्चा समाज को यह सोचने का अवसर देती है कि वह किस प्रकार के प्रशासन, किस प्रकार की नीतियों और किस प्रकार के संवाद की अपेक्षा करता है। लोकतंत्र की यही जीवंतता उसे निरंतर विकसित होने का अवसर प्रदान करती है, जहां नेतृत्व की परिभाषाएं समय के साथ बदलती रहती हैं और नई संभावनाएं सामने आती रहती हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।